मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों, सहयोगियों, प्रिय छात्राओं और अपने गुरु प्रोफेसर राजेश मिश्रा का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं यथोचित अभिवादन करती हूँ। जैसा कि विदित है, इस 2 दिवसीय वेबिनार का शीर्षक है समाज शास्त्र के उद्भव और विकास के दौरान नारी विचारकों की उपेक्षा। इस विषय पर कल हम सभी ने सर का सारगर्भित और ज्ञानवर्धक वक्तव्य सुना। इसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसके पूर्व मैं डॉक्टर कीर्ति गौर को, जो कि समाजशास्त्र विभाग एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। कीर्ति दी, आप सर का औपचारिक स्वागत करें। धन्यवाद डॉक्टर सत्या। सभी को, आप सबको नमस्कार। सर नमस्कार। एपी सेन मेमोरियल नारी शिक्षा निकेतन महाविद्यालय के संयुक्त प्रयास से आयोजित वेबिनार की श्रृंखला में डॉक्टर राजेश मिश्रा सर, डॉक्टर ज्योत्सना पाटे, डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर अंशु जी, सभी बुद्धिजीवियों, शोधार्थियों और छात्र छात्राओं का स्वागत है। यह वेबिनार एक नवीन विषय, जिस पर शायद अब तक किसी का भी ध्यान ही नहीं गया, पर आधारित है, जिसके अंतर्गत कल हमने समाजशास्त्र के विकास में स्त्रियों के योगदान को जिसे अनदेखा कर दिया गया था, उससे संबंधित हम लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जिसके लिए हम सभी डॉक्टर राजेश मिश्रा सर के बहुत आभारी हैं। आज मुझे उनके स्वागत का अवसर प्रदान किया गया है। मैं कुछ भी सर के विषय में बोलूं तो सूरज को दिया दिखाने के समान है। सन 1991-92 से मैं सर से जुड़ी हुई हूँ। वो मेरे गुरु और शोध गुरु भी हैं। आपसे कुछ भी ज्ञान पाना समुद्र से बूंद मिलने के समान है। ज्ञान और भाषा की पकड़ में के आपके समान कोई नहीं। इतने सरल से सरल शब्दों में जटिल से जटिल विषय को समझा देने का हुनर शायद ही किसी में होगा। हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखना है सर। आप समाजशास्त्र की एक धरोहर हैं। अब मैं औपचारिक रूप से सर के स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए संबंधित विषय पर व्याख्यान देने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू कीर्ति जी। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। कीर्ति ने अपने इससे मुझे याद दिला दिया कि हमारे कुछ साथी ऐसे जुड़े हुए हैं जो 3 दशकों से, हमारे उससे भी अधिक से साथ हैं। ज्योत्सना अगर होंगी तो ज्योत्सना है सबसे पहले से जुड़ी हुई, सबसे ज्यादा जिनका वक्फा है मेरे साथ जुड़े रहने का। शफीक है और कीर्ति और उसके बाद शफीक। तो इन सबका स्वागत। और इन लोगों को ही दृष्टि में रखते हुए, या इन्हीं को ये मैं आज का वक्तव्य अपना मैं स्टेटमेंट ही कह रहा हूं इसको, ये वक्तव्य आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। बहुत ब्रीफली कल का रिव्यू, कल की समीक्षा और फिर आगे की बात। कल जो मैंने कहा था उस पर आप लोगों ने ध्यान दिया ही होगा। उसके 2 मकसद थे, दो मेरे जहन में उद्देश्य थे उसके। एक उद्देश्य था कि मैं थोड़ा सा प्रयास करूं, जैसा कि कुछ फेमिनिस्ट हिस्टोरियन कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके साथ मैं भी जुड़ूं और सोशल साइंस के इतिहास को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास किया जाए। और दूसरा, अगर इसे वाइडर पर्सपेक्टिव में रखा जाए तो कम से कम मानव के बौद्धिक इतिहास के एक अंश को, जो समाजशास्त्र का इतिहास है, उसको मानव सभ्यता के बौद्धिक इतिहास के रूप में विकसित किया जाए, न कि एक आदम सभ्यता के बौद्धिक विकास के रूप में। तो ये एक प्रयास था। तो एक तो ये 2 लक्ष्य मेरे जहन में है जो आज भी रहेंगे। दूसरा, जो मैंने कल बात कही थी, उसमें एक बात खास जो आपने ध्यान दी होगी कि समाजशास्त्र जब उदय हो रहा था, जब पनप रहा था, जब समाजशास्त्र जैसे विषय की आधारशिला रखी जा रही थी, उसकी धारणाएं डेवलप हो रही थी, तो उसमें बहुत लोगों का योगदान था। हाँ, नामकरण का जिम्मेदार ऑगस्ट कोंत था। अगस्त कोंत से पहले मेल सोशल साइंटिस्ट भी इस किस्म का प्रयास कर रहे थे, ये हम लोग सब जानते हैं। क्विटलेट उनमें से एक था जो कोंत से काफी पहले इस किस्म का प्रयास कर रहा था।
मैंने कल केवल बल ये दिया कि कुछ नारी विचारक भी इस किस्म का प्रयास कर रहे थे, कोंत के समकालिक थे। कोंत के राइटिंग्स के प्रकाश में आने के बाद, कोंत के फेमस होने के पहले, कोंत के फेमस होने से पहले, उसकी राइटिंग्स को सामने आने से पहले, वो समाजशास्त्र का बिना उसके नाम के कुछ और किसी और नाम से, जैसे क्विटलेट सोशल फिजिक्स कह रहा था उसे, वैसे ही हैरियट मार्टिन्यू उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कह रही थी। और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी एडम स्मिथ से लिया गया था, और उस पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंतर्गत सब कुछ वही कर रही थी जो कभी आगे चलकर कोंत ने, स्पेंसर ने और लोगों ने किया। और एक समाज के वैज्ञानिक वैज्ञानिक की आधारशिला रख रही थी, समाज के विज्ञान की आधारशिला रख रही थी। ये बात ध्यान देने योग्य है। और उसमें साइंटिफिक मेथड कैसे, सोशल लाइफ का, सामाजिक जीवन का कैसे साइंटिफिकली स्टडी किया जाए, इसके प्रिंसिपल भी बता रही थी, कल मैंने बताया था आपको। और न केवल प्रिंसिपल्स बताए, बल्कि कैसे किया जाए इसका प्रदर्शन भी किया। और एक ही समाज में नहीं किया, अपने ही समाज में नहीं किया, अपने से दूर जाके अमेरिका के समाज का अध्ययन किया, और अपने से दूर जाके मिडिल ईस्ट के समाज का अध्ययन किया। और उस अध्ययन से जो सोशल लाइफ के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष थे, उन पर रोशनी डाली। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर हम समाजशास्त्र की परंपरा को, बौद्धिक परंपरा को धनी बनाना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन दृष्टियों को, इस इतिहास को न केवल याद रखना पड़ेगा, इन दृष्टियों को शामिल करना पड़ेगा। यही एक है। और अगर आप शामिल न भी करें, तब भी वो अपने आप शामिल होने के कगार पर आ गए हैं, क्योंकि बहुत ऐसे फेमिनिस्ट हिस्टोरियन हैं जो इस किस्म का काम कर रहे हैं। और मेरा ये जो वक्तव्य है, ये कुछ उनके कामों पर, कुछ मेरी अपनी पड़ताल पर आधारित है। अब मैं आगे की बात करता हूं। तो ये तो मैंने कल आपको बताया कि हैरियट मार्टिन्यू कोंत और स्पेंसर की समकालिक, बल्कि स्पेंसर से काफी बड़ी है, कोंत की समकालिक, वो उसने कई ऐसी पुस्तकें लिखी, कई ऐसे विचार दिए जो पढ़े भी गए काफी, जिसमें समाज का वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत कही जा सकती है। और इसीलिए मैंने कहा, फिर से मैं उसी प्रस्थापना पे आता हूं कि हैरियट मार्टिन्यू को समाजशास्त्र की फाउंडिंग मदर कहना उपयुक्त होगा। अगर हम इतिहास पढ़ें समाजशास्त्र का, तो उसके कम से कम एक चैप्टर इस बात पर भी होना चाहिए कि फाउंडिंग फादर्स तो ये हैं, लेकिन फाउंडिंग मदर भी है कोई, और वो है हैरियट मार्टिन्यू। आगे की बात, हालांकि जैसा आपको मालूम है, समाजशास्त्र के इतिहास में स्पेंसर, कोंत अपने देशों से अधिक पॉपुलर अंग्रेजी स्पीकिंग संसार में हो गए, जहां अंग्रेजी बोली जाती है, वो भी मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इनका लेखन वहां ज्यादा पढ़ा गया। अब यूरोप का अपना एक अहंकार था, बौद्धिक अहंकार था। बहुत से लोगों को, बौद्धिकों को समाजशास्त्र जैसा विषय समझ में नहीं आया, दर्शन के समक्ष या और विषयों के समक्ष, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अमेरिका में एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहां संपन्न होना शुरू हुआ था, औद्योगिक क्रांति जहां हो रही थी, जिसको हम कभी कभी दूसरी औद्योगिक क्रांति कहते हैं, वहां पर इन विचारों को लोगों ने हाथों हाथ लिया। आपको मालूम ही होगा, स्पेंसर बहुत पॉपुलर राइटर था, और बहुत पॉपुलर था, उसकी किताबें प्रकाशित होने से पहले ही अमेरिका में बिक जाती थी, इतना पॉपुलर, और वो भी लेखन से ही कमाता था। मार्टिन्यू भी, हैरियट मार्टिन्यू भी अमेरिका में ज्यादा लोकप्रिय थी, उसकी किताबें वहां बहुत ज्यादा चलती थी। और ऐसे कोंत का जब ट्रांसलेशन हैरियट मार्टिन्यू ने कर दिया, तो वो भी इंग्लैंड और अमेरिका में पॉपुलर हो गया, उसी के लाइफ टाइम में हो गया था, जैसा मैंने कल भी बताया था आपको। तो मैं कहने का मकसद है कि अमेरिका में सोशियोलॉजी की जड़ें, प्रारंभिक जड़ें जमनी शुरू हुई। हम लोग थोड़े से कोलोनाइज मानसिकता के हैं, इसलिए यूरोप हमारे दिमाग में रहता है, और इसलिए हम डुर्खाइम और वेबर को
कोंत और स्पेंसर के इमीडिएटली बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं या कार्ल मार्क्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले जो डिपार्टमेंट थे, जो शुरुआती डिपार्टमेंट थे, सोशियोलॉजी जो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई जाने लगी, वो अमेरिका में पढ़ाई लिखाई जा रही। ये साल था 1876 का पहला, जहां येल यूनिवर्सिटी में, नाम आपने सबने सुना होगा, विलियम ग्राहम समनर ने सोशियोलॉजी के पहली बार सोशियोलॉजी विषय को अंडर ग्रेजुएट लेवल पर टीचिंग, उसके कोर्स को, उसके एक पेपर को पढ़ाना शुरू किया सोशियोलॉजी के नाम से। और वो चूंकि स्पेंसर से बहुत प्रभावित था, तो उसमें ज्यादातर स्पेंसर की किताब, एक बड़ी मशहूर किताब स्पेंसर ने उसी दौर में लिखी थी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, वो कोर्स का हिस्सा बनी। हालांकि उस पर डिबेट हुई, वो डिबेट भी बतानी मुझे जरूरी है। वो डिबेट इसलिए हुई कि स्पेंसर एक सोशल डार्विनिस्ट था, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करता था, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात करता था। और अमेरिका में कुछ लोग इसके विरोधी भी थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस दौर में अमेरिका में सोशियोलॉजी का टीचिंग शुरू हुआ। आगे चलकर जैसा आपको मालूम है कि सबसे पहले सोशियोलॉजी की एक विषय के रूप में स्थापना और टीचिंग पूरे विषय के रूप में, एक डिपार्टमेंट के रूप में शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ी। और पहला डिपार्टमेंट 1992 में 1992 में पहला डिपार्टमेंट एल्बियो स्मॉल करके एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उनके लीडरशिप में शुरू हुआ। बाद में जिसमें बहुत अनेक लोग पैदा हुए और अल्टीमेटली शिकागो स्कूल बना। तो ये दौर जानना जरूरी है अगले विचारकों के बारे में जानने के लिए, कि अमेरिका में एक इंटेलेक्चुअल धरातल पर एक उद्वेलन हो रहा था, लोग सोशियोलॉजी के प्रति आकर्षित हो रहे थे और सोशियोलॉजी का पठन पाठन शुरू हो रहा था। तो पठन पाठन के रूप में इमर्ज कर रही थी सोशियोलॉजी सबसे पहले अमेरिका में। ये बात मैं कहना चाह रहा था। इस दौर में न केवल पूरे संसार में बल्कि अमेरिका में विशेष रूप से कुछ उथल पुथल भी हो रही थी, कुछ परिवर्तन हो रहे थे। जैसे मैंने बताया, औद्योगिक क्रांति इस दौर में संपन्न हो रही थी अमेरिका में। इंग्लैंड में पहले हो चुकी थी, यूरोप के कुछ देशों में, जर्मनी में होने लगी और उसके बाद अमेरिका में शुरू हो गई। तो अमेरिका में एक औद्योगिक क्रांति हो गई, यानी कि समाज औद्योगिक रूप से बदल रहा था। नए नए कारखाने खुल रहे थे, लेबर आ रहा था, शहरों में आ रहा था। और जैसा आप अमेरिका को जानते हैं कि अमेरिका कोई समाज ऐसा नहीं है जो सदियों से बसा हुआ समाज था, बल्कि एक ऐसा समाज था जिस एक हिस्सा जो खोज निकाला था कभी कोलंबस ने, और उसमें यूरोप के लोग जाके सेटल हो रहे थे या सेटल हो चुके थे, और यूरोप के विभिन्न देशों से गए लोग वहां सेटल हो रहे थे। एक ऐसा समाज था अमेरिकी समाज। इस बात को भी मद्देनजर रखिएगा। खैर, विभिन्न ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से अमेरिकी समाज एक बड़ा शोषणात्मक समाज भी था, जहां उस दौर में भी स्लेवरी थी, जिस दौर की मैं चर्चा कर रहा हूं। और उस दौर में इन्हीं इशू से जुड़े हुए और भी इशू से की वजह से एक सिविल वॉर हुई, जिसको सिविल वॉर कहा जाता है, 60 वाले दशक में अंत में, और ये हुई सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर। और अमेरिका में दो किस्म की धाराएं बड़ी स्पष्ट देखी जा सकती थी। एक धारा थी जो आज भी है, जो कालों को अभी भी उसी मानसिकता के तहत अपने से नीचा ट्रीट करते हैं। ये मानसिकता एक डोमिनेंट मानसिकता थी, जो कालों को अपने से नीचे समझना, या ऐसे माइग्रेंट्स को जो यूरोप के गरीब देशों से, पोलैंड से, इटली से माइग्रेट हुए हैं या स्पेन से माइग्रेट हुए हैं, उनको भी नीचे नजर से देखना। आज भी वो लोग लातीनी कहलाते हैं, लैटिन कहलाते हैं, ऐसे लोगों को नीचे नजर से देखना। और जर्मन ओरिजिन या इंग्लिश ओरिजिन के लोगों को ज्यादा प्रतिष्ठित मानना। न केवल व्हाइट और ब्लैक में डिवीजन है, बल्कि व्हाइट्स में भी डिवीजन है। और ये भी था कि उस समय जब चूंकि औद्योगिक क्रांति हो रही थी, शहर बस रहे थे, तो शहर बसने के कारण तमाम किस्म के लोग शहरों में
शहरों में जाकर अब बस रहे थे। कभी कभी एक जैसे नेबरहुड में भी रहना पड़ रहा था। लेकिन जैसे मान लीजिए पोलैंड से आए तो पोलैंड के लोग एक तरफ रहते थे, स्पेन से आए लोग एक तरफ रहते थे एक ही नेबरहुड में, और जर्मनी से आए हुए लोग अलग रहते थे, इटली से आए हुए लोग अलग रहते थे, और इस तरह से शहरों का डेवलपमेंट हो रहा था। आपको मालूम ही है शिकागो जो था एक बड़ा ही ऐसा ही विकसित होता हुआ शहर था। उस शिकागो में अब मैं यहां पर थोड़ा अपने चुन रहा हूं, क्योंकि मुझे केवल 2 लेक्चर्स में इस बात को समराइज करना है, तो मैं सारे जितने भी ऐसे विमेन या फीमेल थिंकर्स हैं सबकी बात नहीं कर सकता, तो मैं कुछ को छोड़ रहा हूं। एक ही दौर के लोग हैं इस दौर के, और उनमें से एक आध को इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूं, क्यों इंपॉर्टेंट मानता हूं बता दूंगा, उसको चुन रहा हूं। तो उसी दौर में इलिनॉय में या शिकागो के नेबरहुड में एक महिला जन्मी, उसका नाम था जेन एडम्स, जो आगे चलकर मेरा ये मानना है और लोगों का भी मानना है कि आगे चलकर अमेरिका में सोशियोलॉजी की दिशा क्या हो, कम से कम 40 साल के लिए निर्धारित कर दिया उसने। और लोग उसके नाम को याद नहीं करते। अमेरिका में नाम याद आता है विलियम ग्राहम समनर का, नाम आता है लेस्टर वॉर्ड का। लेस्टर वॉर्ड जो एक मुख्यतः बॉटनिस्ट या जियोलॉजिस्ट था जो सोशियोलॉजी में आ गया, या विलियम ग्राहम समनर का आता है जिन्होंने इनिशिएट किया सोशियोलॉजी। लेकिन उससे जरा छोटी, थोड़ी छोटी एक जेन एडम्स करके एक महिला थी, जो उसने बड़ा बेहतरीन कंट्रीब्यूशन किया। क्या कंट्रीब्यूशन किया ये मैं अब बताना चाह रहा हूं, जो हैरियट मार्टिन्यू से भिन्न था। हालांकि इस दौर में और भी थी जिनको मैंने, एक अन्ना जूलिया कूपर थी, काली थी, उनको मैंने फिलहाल कंसीडर नहीं किया है, छोड़ दिया है। एक गिलमन थी, उनको भी नहीं लिया है मैंने, उनको भी छोड़ दिया है। शार्ले गिल्डन उनका नाम था, उनको भी नहीं लिया है। इनको चुना है। ये लोग लगभग एक ही साल पैदा हुए थे सब, मैंने इनको चुना है खास तौर से। ये महिला जो थी, ये जो इत्तेफाक से हैरियट मार्टिन्यू से एक उनका बायोग्राफिकल रिश्ता जैसा मान लीजिए आप था। दोनों अलग अलग देश की निवासी थी, हालांकि ये इंग्लिश ओरिजिन की थी, और ये 8 बच्चे थे इनके फादर और मदर के, तो ये सबसे छोटी थी। और उन दिनों अमेरिका में कुछ बीमारियां भी फैली थी, तपेदिक फैली थी, ट्यूबरक्लोसिस, जो महामारी टाइप थी, एपिडेमिक जैसा था। और उस दौर में, अब तो कंट्रोल्ड है, ऐसी टाइफॉइड था उसी दौर में। टाइफॉइड भी अमेरिका में काफी फैला। मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं कि आज के दौर से जोड़ लें में हम इसको। तो इस दौर में जब ये महिला पैदा हुई, तो इनके बड़े होते होते तक इनके 4 सिबलिंग्स की डेथ हो गई जो बीमारियों से हुई थी, और अंततः इनकी मदर भी मर गई जब ये छोटी ही थी, काफी छोटी थी। लेकिन इनके फादर एक अमीर, थोड़ा मॉडेस्टली अमीर थे, तो उनके फादर अमीर थे तो उनका लालन पालन में उतनी प्रॉब्लम नहीं आई। बाद में फादर ने एक दूसरी शादी भी कर ली, इनकी बाकी बहनों ने इनको पाल लिया, ये सबसे छोटी थी। लेकिन इनको खुद टीबी हो गई, और टीबी होने के बाद इनकी वो बोन टीबी हुई और स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई। तो एक जिंदगी के काफी बड़े हिस्से में बड़ी झुक के चली, एक कुबड़ सा निकला हुआ था इनके पीठ पर। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं वैसे ही बता दूं कि हैरियट मार्टिन्यू भी जन्म से बहरी थी, 70 किताबें लिखी, बहुत क्रिएटिव काम किया, लेकिन जन्म से बहरी थी और बीमार रहती थी। ये भी उन्हीं में से एक थी जो बीमार रहती थी, और इनको कुछ प्रॉब्लम्स थी बीमारियों की वजह से। ये बताना इसलिए लाजमी है कि इतने ऐसे होने के बावजूद, औरत होने के बावजूद, इनके काम बड़े महत्वपूर्ण है, आगे चल के पता चले। खैर, ये डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ये अपनी इस बीमारी की वजह से, अपने पीठ की प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम नहीं दे पाई, पास नहीं कर पाई और नहीं बन पाई डॉक्टर। ग्रेजुएट कर रही थी तो उसी में वो एग्जाम नहीं दे पाई।
बड़ी डिप्रेस रहती थी। इसी दौर में इनकी दोस्त हो गई और ये उन नारियों में से थी, उस दौर की नारियां, जिनकी नारियां ही ज्यादा गंभीर दोस्त होती थी। जिंदगी ये दो नारियों की दोस्ती के साथ इन्होंने पूरी जिंदगी चलाई। ये लेकिन उसके बाद यूरोप के एक टूर पर गई और यूरोप के टूर के बाद इन्होंने समाज को जरा ध्यान से देखना शुरू किया। ये गरीबों के लिए कुछ करना चाहती थी। मैंने बताया अमेरिका में दो धड़े हो गए थे। एक धड़ा था सोशल डार्विनिस्ट का, ये जानना जरूरी है। एक विचारक थे विलियम ग्राहम समनर जैसे लोग, स्पेंसर का समर्थक, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते थे। और दूसरी तरफ उनके विरोधी थे, एक आप नाम जानते हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट का, लेस्टर वॉर्ड, जिनको लेस्ली भी कहा जाता है, लेस्टर वॉर्ड इनके विरोधी थे। एक दूसरा कैंप था। लेस्टर वॉर्ड इस बात का विरोध करते थे कि ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आइडिया ठीक नहीं है, जिसकी लाठी उसका भैंस का आइडिया ठीक नहीं है, ये समाज पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। समाज में गरीबों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, उनको भी समाज में शामिल करना चाहिए, उनके लिए भी काम करना चाहिए। तो इसी दौर में गरीबों के प्रति कुछ मिडिल क्लास और कुछ अपर मिडिल क्लास पुरुषों का भी, विचारकों का भी, स्त्रियों का भी एक दौर अमेरिका में इमर्ज किया। ये अब्राहम लिंकन से प्रभावित दौर भी था, ये भी मान लीजिए, पॉलिटिकली भी प्रभावित था। और इसी दौर ने थियोडर रूजवेल्ट जैसे लोग पैदा किए, डब्ल्यू विल्सन जैसे लोग पैदा किए बाद में आगे चलकर, यानी कि एक ऐसी पॉलिटिक्स पैदा की जो अमेरिका में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का आधार बनी। इस दौर में ये जो पुअर के साथ काम करना चाहती थी, पुअर लोगों के लिए काम करना चाहती थी, इनको अपनी एक दोस्त थी इनकी, एलन नाम था उनका, स्टार थी वो, स्टार उनका सरनेम है। तो उनके साथ इनकी मित्रता थी। उसी दौर में इनको पता चला, अब यहां ध्यान दीजिएगा, कि ब्रिटेन में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ब्रिटेन में एक सोशल एक्सपेरिमेंट हो रहा था और एक सेटलमेंट हाउस खुल रहे थे। सेटलमेंट हाउस उनको कहा जाता था ब्रिटेन में, एक टॉइनबी के नाम से भी खुला था, टॉइनबी के नाम से जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था उस दौर में, टॉइनबी हाउस लंदन में कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे कि ऐसे इलाकों में जहां गरीब रहते हैं, वहां गरीब जहां रहते हैं वहां जाकर एक हाउस बनाया बड़ा सा, जिनमें तमाम फैसिलिटीज होती थी। एक ये खाना बनाने की फैसिलिटी भी है, कुछ इलाज करने के लिए भी है, पढ़ाने के लिए भी है, कुछ आर्ट और लिटरेचर और एंटरटेनमेंट के लिए भी है। इस तरीके का एक अरेंजमेंट करते थे। और वहां मिडिल क्लास, खासतौर से महिलाएं, ये ध्यान दीजिएगा, महिलाएं, स्त्रियां उन हाउसेस में जाके रहती थी। और वहां जो नेबरहुड होता था, जो गरीब नेबरहुड होता था, उनके लोगों को वहां निमंत्रित करना, बुलाना और उनके साथ एक ऐसा समाज क्रिएट करना जो उनकी प्रॉब्लम्स को हल करे, उनके साथ आत्मीयता डेवलप करे और उनके साथ वैसा ही रिश्ते बनाए। ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था ब्रिटेन में। इन हाउसेस को सेटलमेंट हाउस कहते थे। और इन सेटलमेंट हाउसेस में जो भी गरीब लोग, कामगार लोग रहते थे ऐसी बस्तियों में, वहां बस्तियों में ये हाउसेस बनाए जाते थे। और इनमें चैरिटी, आपको मालूम है कि क्रिश्चियन समाजों में चैरिटी का काफी बड़ा महत्व है, और भी इस्लामिक समाजों में भी चैरिटी का बहुत बड़ा महत्व है। तो चैरिटी से भी ये संस्थाएं आगे बढ़ती थी। ये उस टॉइनबी हाउस का इन्होंने विजिट किया अपने दोस्त के साथ और इनको ये आइडिया सूझा। ये टॉइनबी हाउस भी शायद 1881 में बना था और ये दौर 1885 में बना होगा। तो उस दौरे में करने के बाद इनके दिमाग में ये आइडिया आ गया कि हम भी एक ऐसा हाउस शिकागो में खोलते हैं। और इन्होंने वहां एक अमीर लेडी थी, उनसे बातचीत करी। उन्होंने अपना हाउस लगभग न के बराबर दामों पर दे दिया, जिसको हल हाउस कहा जाता था। बड़ा मेंशन जैसा था, बहुत बड़ा महल जैसा था। और उसके आसपास की बस्तियों में गरीब लोग रहते थे। कहां से आए थे गरीब लोग? ये कुछ ज्यादातर इटालियन लोग थे। अगर आपको अमेरिका का थोड़ा पता हो तो इटालियन लोग, जो बाद में माफिया शब्द भी इटालियन से शुरू हुआ, ये छोटे मोटे काम करते थे
और ये अपनी भाषा बोलते थे खास किस्म की, और इस एक किनशिप बड़ी महत्वपूर्ण थी इन लोगों में। इटालियन लोग थे, कुछ पोलिश लोग थे। हालांकि पोलैंड के ज्यादातर लोग अमेरिका में जब माइग्रेट हुए तो गांव में जाके सेटल हुए, लेकिन शिकागो में काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग सेटल थे। ये दोनों देश वो थे जो उस दौर में बड़े गरीब देश समझे जाते थे, या गरीब लोग यहां से माइग्रेट करते थे। और स्पेन के भी कुछ लोग थे, जर्मनी के भी कुछ लोग थे, और भी देशों के कुछ लोग थे, और कुछ काले भी थे। ये नेबरहुड था। इस नेबरहुड में ये हल हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हल हाउस, यही मैं बताता चलूं कि ये पहली अमेरिकन महिला थी जिसको नोबेल प्राइज मिला, इसलिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण है। नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको। यहां ये मैं बता दूं तो आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि इनको जब एल्बियो स्मॉल ने डिपार्टमेंट खोला सोशियोलॉजी, इनको ऑफर दिया कि आके ग्रेजुएट टीचर बन जाओ हमारे यहां, मना कर दिया। 2 बार ऐसा ऑफर आया इनके पास। शिकागो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का ऑफर था इनके पास, स्टैंडिंग ऑफर था कि आओ और मिल जाओ। ये जॉन डेवी और जॉर्ज हर्बर्ट मीड की मित्र थी। अभी मैं उनके कंट्रीब्यूशन पर आऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। उनकी मित्र थी, उनसे बहुत डिस्कशन होता था। तो इन्होंने ये हल हाउस डेवलप किया 1889 में, और इस हल हाउस में इन्होंने एक बड़े महत्वपूर्ण काम किए, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो इस हल हाउस में किचन चलता था, एक डाइनिंग हॉल था, पब्लिक डाइनिंग हॉल, जिसमें नेबरहुड के कोई भी भूखे वगैरह लोग आ सके। इसमें बच्चों की केयर करने के लिए एक स्थान था, लाइब्रेरी थी, लोगों को आर्ट सिखाने के लिए इसमें थी, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम था, म्यूजिक की टीचिंग भी थी, म्यूजिक भी था, एक पूरा डेवलपमेंट था। लगभग 16 स्त्रियां ही काम करती थी। ये बड़ी अजीब सी जानने की बात है कि इसी दौर में स्त्रियों को यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की फैसिलिटी मिलनी शुरू हुई थी, एक्सटेंड होनी शुरू हुई थी। ये वो दौर है जब एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं मिला था, जब औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, उसके लिए स्ट्रगल थी, मजदूरों को भी नहीं मिला था। तो इस दौर में ये महिला काम कर रही थी, और ये महिलाएं चूंकि पढ़ी लिखी होती थी तो पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए ये काम बड़ा सही समझा गया, इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी, कि ऐसे हाउसेस को लोग ज्वाइन कर लेती थी, सेटलमेंट हाउस। तो यहाँ कई महिलाएं काम करती थी, बड़ी महत्वपूर्ण महिलाएं बनी, कई नाम हैं जो वहां काम किया। इसमें वेबर की वाइफ भी यहां पर गई थी कुछ दिनों के लिए, मैरियन वेबर भी गई थी कुछ विजिट करने इसको। केवल मैरियन वेबर नहीं, और भी महत्वपूर्ण महिलाएं गई थी। खैर, इस हल हाउस में अब आपके समझ में आ गया होगा कि हल हाउस को ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं मैं, कि हल हाउस एक कैसी जगह थी। एक लाइब्रेरी भी थी, एक आर्ट रूम भी था, हर चीज थी, और वहां मोहल्ले पड़ोस के लोग आते थे, बैठते थे, जिसको जो करना है वो करते थे। और एक एडल्ट स्कूल भी था। यहां यह भी बताना लाजमी है कि एडल्ट स्कूल की पहली परंपरा यही हल हाउस जैसे सेटलमेंट हाउस से पड़ी, जो आगे चलकर यूनिवर्सिटीज ने भी इस किस्म का नाइट क्लासेस या इवनिंग क्लासेस शुरू करी। इसकी परंपरा हल हाउस से। हल हाउस में इस किस्म की टीचिंग का भी एम्फेसिस था कि जब लोग आ जाएं काम से वापस तो वो वहां आके पढ़ सकते हैं। इसीलिए कभी कभी इस महिला को, जेन एडम्स को, सोशल वर्क की भी मदर कहा जाता है, फाउंडिंग मदर। सोशल वर्क जो डिसिप्लिन आपको मालूम ही होगा कि हमारे यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क पहले हमारा ही पार्ट था, सोशियोलॉजी का पार्ट था। खैर, तो ये हल हाउस का एक्सपेरिमेंट चलता रहा। इस हल हाउस में एक और खास बात शुरू की, रिसर्चेस शुरू की हल हाउस, और रिसर्च प्लस एम्पिरिकल कलेक्शन ऑफ डेटा प्लस प्रैक्टिस, तीनों चीज एक साथ मिला दी। कि पहले अब उस दौर में जो स्टैटिस्टिक्स डेवलप हो रही थी, तो स्टैटिस्टिक्स में एक मैपिंग जैसा एक आइडिया डेवलप हो रहा था। सारे नेबरहुड को मैप आउट करना, उनका डेटा इकट्ठा करना, उनको टेबुलेट करना। लगभग वही समय है जब डर्खाइम सुसाइड के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहा था और वो टेबुलेशन कर रहा था। मैं यहां कहना चाहता हूं एक थीसिस के रूप में कि डर्खाइम का सुसाइड का अध्ययन ये बात का अध्ययन है। इससे पहले
इस किस्म की मैपिंग, टेबुलेशन, डेटा कलेक्शन शुरू हो चुका था, और वो भी प्राइमरी। डर्कहाइम का डेटा सारा सेकेंडरी है। अब ये बात जानबूझ के रिलेट कर रहा हूं मैं कि जो मेथोडोलॉजी थी सोशल साइंस की, सोशियोलॉजी की, वो मेथोडोलॉजी डेवलप हो रही थी हलाउस जैसे एक्सपेरिमेंट में कि क्या करें। ये अभी सोशियोलॉजी में शुरू नहीं हुआ था, ये मैं अर्ली 90s और लेट 80s की बात कर रहा हूं, 90s की बात कर रहा हूं। इसी कारण एल्बियो स्मॉल ने जब 1992 में डिपार्टमेंट खोला तो कुछ दिनों बाद उसने ये ऑफर दिया जेन एडम्स को कि आइए सोशियोलॉजी में हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कीजिए। उसने मना कर दिया। मना क्यों किया? कि इस सारी प्रैक्टिस में एक्टिविज्म भी था। तो एक्टिविज्म भी था, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी भी थी, चीजों को स्टडी करने की, रिसर्च करने की, और डेटा भी था उसकी एनालिसिस करने का, ये सब वहां संभव था। और एक तरीके से सोशियोलॉजी का अप्लाइड डिसिप्लिन शुरू हुआ। सोशियोलॉजी एज ए अप्लाइड डिसिप्लिन शुरू हुई। अब मुझे कुछ बातें आपको बतानी है, क्योंकि मैं इसको समाजशास्त्र के इतिहास से जोड़ना चाहता हूं। ये वही दौर था जब थोड़े दिनों बाद लेस्टर वार्ड ने दो ब्रांचेस में भेद किया, एक प्योर सोशियोलॉजी और एक अप्लाइड सोशियोलॉजी। ये वही दौर था। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि ये आइडिया जो प्योर सोशियोलॉजी और अप्लाइड सोशियोलॉजी का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को भी इसको जन्म दिया, इसका उदय किया हलाउस जैसे एक्सपेरिमेंट में। और आपको अगर ये पता है, शिकागो स्कूल की हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं कि शिकागो स्कूल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक मुख्य रूप से एक अप्लाइड किस्म का डिपार्टमेंट रहा सोशियोलॉजी का। क्या ये बताना जरूरी है कि एल्बियन स्मॉल और भी बाकी लीडिंग लोग डिपार्टमेंट के हलाउस में जाते थे, वहां उनके रिसर्चेस में शामिल होते थे, उनसे डेटा लेते थे और उनसे एनालिसिस वगैरह इत्यादि लेकर फिर अपना काम भी करते थे। यहां यह भी बताना लाजमी है कि जब एल्बियन स्मॉल ने अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्ट किया, वो भी यहीं से किया था, इसी डिपार्टमेंट में। तो उसमें 5 आर्टिकल इनके भी हैं, जेन एडम्स के, प्रारंभिक आर्टिकल्स जेन एडम्स के। और जो अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन जब फाउंड हुई 1905 में, इसका नाम था अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, जैसे हमारा नाम, हमारे एसोसिएशन का नाम है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। बाद में इसका नाम बदल करके अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन कर दिया गया। ये उसकी फाउंडिंग मेंबर थी, बिना सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के टीचर हुए उसकी फाउंडिंग मेंबर थी। चार्टर, जो चार्टर बना था, पहला चार्टर, उस पर उनके साइन है। और ये अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की मीटिंग्स में आती जाती थी, और इन्होंने कई पेपर प्रेजेंट किए थे कॉन्फ्रेंसेस में, जो उसकी कॉन्फ्रेंसेस 2005 के बाद से लेकर 2014 तक हुई थी। उसके बाद बिजी हो गई थी, छोड़ दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने प्रैक्टिस में भी सोशियोलॉजी के आइडियाज के शेपिंग में भी एक कंट्रीब्यूशन दिया। उन कंट्रीब्यूशन को यहां याद करना जरूरी है, ये जानने के लिए कि फीमेल थिंकर्स क्या कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो शिकागो स्कूल का जो मेथोडोलॉजिकल ट्रेडिशन था, जिस ट्रेडिशन में अप्लाइड रिसर्च प्योर रिसर्च से मिली थी, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि अमेरिका में जो सोशियोलॉजी शुरू हुई, प्रारंभिक सोशियोलॉजी टालकट पार्सन्स के जमाने तक आते आते, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तक भी, काफी बाद तक, मेनली अप्लाइड सोशियोलॉजी थी। मेनली अप्लाइड क्या अध्ययन करते थे? क्राइम का, डेविएंस का, डिसऑर्गेनाइजेशन का, या फिर लेबर वेलफेयर का। और ये हलाउस लेबर वेलफेयर का भी काम करता था, और इस बात पे भी बल देता था कि किस तरीके से लेबर वेलफेयर को किया जाए। यहां की एक महिला अंततः एक बड़ी ऑफिसर बनी, लेबर वेलफेयर ऑफिसर बनी शिकागो की, यहीं पर जो काम करती थी महिला, वो बनी। तो कहने का मकसद ये है कि जो अप्लाइड एस्पेक्ट सोशियोलॉजी के ग्रोथ में अमेरिकन सोशियोलॉजी से शुरू में जुड़ा हुआ था, उसमें बहुत बड़ा योगदान जेन एडम्स का था।
हम अक्सर समाजशास्त्र का जब इतिहास लिखते हैं, मेरे पास एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है 4 वॉल्यूम्स में, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन के नाम से, जिसमें अमेरिकन सोशियोलॉजी की हिस्ट्री लिखी हुई है। जब मैं जब ऐसे वर्क का पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि जेन एडम्स के बारे में देखा जाए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे एक भी आर्टिकल नहीं मिला। 4 वॉल्यूम्स में मेरे पास किताब रखी है, यहीं रखी, अमेरिकन ट्रेडिशन ऑफ सोशियोलॉजी। 4, जो अमेरिका में सोशियोलॉजी का क्या ट्रेडिशन है, कैसे डेवलप हुआ, उसमें 4 मोटे मोटे वॉल्यूम्स हैं। तो इसीलिए मैं इसको उपेक्षा कहता हूं, नेग्लेक्ट कहता हूं। नेग्लेक्ट कह के इसलिए भी कहता हूं कि जो ये अभी मैं इनके विचार बताने जा रहा हूं कि ये बेसिकली रिफॉर्मेटिव थी। हालांकि अमेरिका में इनको रेडिकल कहा जाता था, और अमेरिका में उस समय सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और रेडिकल, ये 3-4 नाम थे जो ऐसे लोगों को दिए जाते थे जो गरीबों में काम करते थे, गरीबों के बीच में कोई काम करते थे। भारत से बहुत कोई अलग नहीं था, भिन्न नहीं था। उन महिलाओं में से थी जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण काम शुरू किए और जिसका एक बड़ा स्पष्ट प्रभाव शिकागो स्कूल के प्रारंभिक विकास में देखा जा सकता है। अब आइए मैं इनके और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करूंगी। तो मैंने बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन बता दिया, जो बेसिक मेथोडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिसमें एक सोच मिला हुआ था कि सोशियोलॉजी एक रिफॉर्म साइंस भी हो सकती है, एक प्रैक्टिस की साइंस भी हो सकती है। हालांकि आगे चलकर सोशल वर्क सोशियोलॉजी से अलग हो गया, जो प्रैक्टिस की सोशल साइंस बन गया। लेकिन उस दौर में यह आइडिया बड़ा लोकप्रिय हुआ, लेस्टर वॉर्ड जैसे लोगों ने भी दिया। यहां अब मैं इनके कंट्रीब्यूशन की कुछ बात करता हूं। पहले मुख्य कंट्रीब्यूशन ऐसे बता दूं जो कॉन्सेप्चुअल कंट्रीब्यूशन है। उनमें से एक कंसेप्चुअल कंट्रीब्यूशन है, आपको मालूम हो कि अमेरिकन सोशियोलॉजी में शिकागो स्कूल के दौर में ही एक आइडिया डेवलप हो रहा था जिसको मेल्टिंग पॉट कहा जाता है, जिसको एक ऐसा बर्तन कहा जाता है जहां तमाम सामान, तमाम चीजें खाने की उबल रही हैं और उसमें सब कुछ लोग डाल रहे हैं। मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। अमेरिका में बाद में और कनाडा में ऐसे रेस्टोरेंट भी इस नाम से हैं, द मेल्टिंग पॉट, राइट, जहां इस किस्म के खाने बनते हैं, जहां इंटरमिक्सिंग होता है। ये जो मेल्टिंग पॉट का आइडिया था, जो एसिमिलेशन का आइडिया था, अगर आप अपने टर्म में सोचें, जो शिकागो स्कूल का एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है, एसिमिलेशन का आइडिया। उससे पहले अमेरिकनाइजेशन का एक आइडिया था कि लोग अमेरिकन बने। इन्होंने प्रैक्टिस में इस बात को पहले ही संभव कर दिया था। इनके हल हाउस में जितने भी माइग्रेंट्स लोग अलग अलग समाजों से आए थे, वो एक जगह मिलकर इंटरमिक्स होते थे, अपने अपने गीत गाते थे, अपने अपनी आर्ट करते थे, अपने अपने विचार रखते थे। ये इस किस्म का एक, और उनमें एक सोशियबिलिटी बढ़ाने का एक कंट्रीब्यूशन इनका था। तो मेरा कहने का मकसद ये है, तो मेरी आइडिया ऑफ मेल्टिंग पॉट, बिफोर दैट आइडिया बिकेम अ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एसिमिलेशन, it was implemented as a practice by Hull House और जेन एडम्स। तो जेन एडम्स का एक ये कंट्रीब्यूशन है कि उसने कैसे, उन्होंने ऐसी चीजें प्रैक्टिस की जो आगे चलकर आइडियाज के रूप में डेवलप हुई। ये एक प्रमुख कंट्रीब्यूशन है। आप लोग सभी जानते हैं कि जॉन डेवी को आप लोग सब जानते हैं, जो शिकागो में फिलॉसफी पढ़ाते थे, जिनके डिपार्टमेंट में जॉर्ज हर्बर्ट मीड काम करते थे। ये दोनों लोग हल हाउस में विजिट करते थे, और ये दोनों लोग में जॉन डेवी बड़े खास मित्र थे जेन एडम्स के। बाद में आगे चलकर जो आइडिया डेवलप हुआ रोल टेकिंग का, इस रोल टेकिंग को एक्सपेरिमेंट के लेवल पर जेन ने अपने हल हाउस में इंप्लीमेंट करना शुरू किया था। कैसे? मिडिल क्लास विमेन, रिच विमेन वहां रहती थी, वहां जाती थी, वहां कुछ विजिट करती थी, कुछ वहीं रहती थी, और उनके पास गरीब लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते थे, कोई लेबर से, कुछ इसको, और उनको आपस में एक रिलेशनशिप बनाने के लिए, उनको सोशलाइज करने के लिए, उनको यह संभव करना पड़ता था कि वो एक रोल टेकिंग में इन्वॉल्व हो।
बल्कि हल हाउस के एक्सपेरिमेंट में जेन एडम्स ने एक किताब लिखी है इस एक्सपेरिमेंट पे बेसिस पर, जिसको 20 इयर्स एट द हल हाउस कहा जाता है। 2 किताबें हैं जिन किताबों में ये किताबें नेट पे शायद अवेलेबल है। एक किताब तो अवेलेबल है जो मैंने खुद देखी, और दूसरी अनदर 20 इयर्स एट द हल हाउस, उसमें ये तमाम बातें उसने चैप्टर्स में लिखी हैं। उसी में कहीं ये एनालाइज किया है कि हल हाउस जैसे हाउसेस में ये देखा गया कि एक जनरलाइज अदर नहीं है। अब मुझे जनरलाइज अदर कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है, मीट का कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट में जो अदर हैं, अगर मान लीजिए मेरा पिता है, आपका पिता है, इसका पिता है, तो पिता का एक कॉन्सेप्ट जनरलाइज्ड भी है, सामान्यकृत दूसरा है। और जब हम किसी से रिलेशंस करते हैं, जब हम उन रिलेशंस को अपनाते हैं या सोशलाइज होते हैं, तो ये इसको टेक करते हैं, इसको लेते हैं रोल को जनरलाइज अदर के। इन्होंने एक खास बात कही कि जनरलाइज अदर एक नहीं होता समाज में, या अनेक होते हैं, मल्टीपल होते हैं, और हमको एक साथ मल्टीपल जनरलाइज अदर को हैंडल करना पड़ता है। कहना यह चाहता हूं, मैं बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं जो आप समझ रहे हो कि जेन एडम्स ने एक इस किस्म का कंट्रीब्यूशन दिया, जिस कंट्रीब्यूशन में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आगे बढ़ा। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का विचार को एक एक्सपेरिमेंट के लेवल पर शेयर किया। शेयर इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों लोग, जॉन डेवी और जॉर्ज हर्बर्ट मीड, अक्सर हल हाउस विजिट करते थे, कभी अपने अनुभवों के लिए, कभी अपने जो भी आइडियाज डेवलप किए हैं उनको देखने के लिए हल हाउस में विजिट करते थे। एक दूसरा कंट्रीब्यूशन उनका माना जाता है। एक कंट्रीब्यूशन आप लोग और अक्सर जानते हैं, एथनोसेंट्रिज्म, जो विलियम ग्राहम समनर का आइडिया माना जाता है। हालांकि विलियम ग्राहम समनर ने ये थोड़ा पहले दे दिया था, 90s में दे दिया था ये आइडिया, 1890s में। लेकिन विलियम ग्राहम समनर के इस आइडिया में जो एथनोसेंट्रिज्म था, इस आइडिया को जब थोड़ा सा और आइडिया को आगे बढ़ाया गया, जिसको आप लोग विमर्श करते हैं, विमर्श हुआ, तो एक कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट भी इमर्ज किया। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब यह है, जो ग्राहम समनर ने भी कहा था, कि जब कोई भी समाज में कोई एक कम्युनिटी या किन्हीं दूसरे समाजों में एक कम्युनिटी अपने को सुपीरियर समझती है, अपने को बेहतर समझती है। हम लोग आजकल आक्रांत हैं इसी एथनोसेंट्रिज्म से कि हम ये समझते हैं कि हिंदी वाले लोग ज्यादा बेहतर हैं, यूपी वाले लोग ज्यादा बेहतर हैं, बंगाली ज्यादा बेहतर हैं, वगैरह वगैरह, या हिंदू ज्यादा बेहतर हैं, या इस तरीके से अपने को समझते हैं और हमारी कल्चर को बेहतर समझते हैं, दूसरे को नीचे गिराते हैं। इस किस्म का आइडिया दिया था, और उसका यह कहना था कि कोलोनियलिज्म के पीछे ये आइडिया काम करता है। लेकिन आगे चलकर एक और आइडिया भी डेवलप किया, जिस आइडिया को यह था कि नहीं, एथनोसेंट्रिज्म उचित नहीं है, कल्चरल रिलेटिविज्म होना चाहिए, हर कल्चर को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। मेरा यह कहना है कि ये जो कल्चरल रिलेटिविज्म था, ये प्रैक्टिस किया जाता था हल हाउस में, जहां अगर लातीनी लोग आए हैं, पोलैंड के लोग आए हैं, इटली के लोग आए हैं, काले लोग आए हैं, तो उनको कोई निकृष्ट समझा नहीं जाता था, उनको समझा जाता था वो उनकी अपनी कल्चर भी श्रेष्ठ है, और जो दूसरे हमारी कल्चर भी श्रेष्ठ है, लेकिन हम लोगों को शेयर करना चाहिए, साझा बनाना चाहिए। यह उसका एक्सपेरिमेंट था। इसीलिए उसको नोबेल पीस प्राइज मिला 1931 में, इतनी आसानी से नहीं मिला। यह हल हाउस का एक्सपेरिमेंट लगभग 60s चलता रहा, उसके बाद खत्म हो गया, उसके बाद हल हाउस खत्म हो गया। खैर, तो जो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के आइडियाज थे, वो आइडियाज ऐसे एक्सपेरिमेंट से उदय हो रहे थे, सामने आ रहे थे, और ये कंट्रीब्यूशन है जेन एडम्स का सोशियोलॉजी में। मेरा ये कहना है कि ऐसी नारियों के इन कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखना चाहिए। मैं आखिरी बात, जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेन एडम्स के बारे में, वो बताना जरूर चाहूंगा। उनकी एक किताब है जो आजकल हमारे समाज के लिए भी रेलेवेंट है। उनकी एक पुस्तक है जिसकी चर्चा मैं करूंगा, डेमोक्रेसी एंड एथिक्स। डेमोक्रेसी एंड एथिक्स
जनतंत्र एवं नैतिकता। हम लोग अघाते नहीं है अपने को जनतंत्र कहते हुए, अमेरिकी लोग भी अपने को जनतंत्र कह रहे थे, लेकिन जेन एडम्स जैसे लोग ये कह रही थी कि उनका जनतंत्र अधूरा है, जनतंत्र पूरा नहीं है, जनतंत्र में कई कमियां हैं। इत्तेफाक से उस दौर में लिमिटेड वोटिंग राइट्स थे, तो इसलिए तो जनतंत्र अधूरा था ही। लेकिन जेन एडम्स इससे बियॉन्ड जाती है अपनी इस किताब में, और इस किताब में एक सोशियोलॉजिकल थियरी डेवलप करने की कोशिश करती है डेमोक्रेसी। उसको याद करना जरूरी है, जो बाद में भी बहुत सारे विचारकों ने इस पर काम नहीं किया, लेकिन अब काम करना जरूरी है। वो क्या है? पहले तो ये कहती है कि डेमोक्रेसी कोई इंस्टीट्यूशनल चीज नहीं है, संस्थागत चीज नहीं है कि आपने वोट दे दिया, एक सरकार चुन ली, सरकार ने अपना काम कर लिया और डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी एक सोशल प्रोसेस का हिस्सा है, एक सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वो आपके दिन प्रतिदिन के इंटरेक्शंस में, अंतरक्रियाओं में शामिल होनी चाहिए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल धरातल से उतार कर इंटरैक्शनल धरातल पे ला दिया। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब केवल नहीं है कि हमने किसी को चुन लिया, कोई नेता चुन लिया। डेमोक्रेसी का यह मतलब है कि हमारा उस नेता से, राज्य की संस्थाओं से या और लोगों से इंटरेक्शन कैसा है, उस इंटरेक्शन को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो पहली बात ये की, ये बड़ा एक मेरे हिसाब से एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि जब डेमोक्रेसी को इंडिविजुअल बिहेवियर पे, लोगों के बिहेवियर पे लोग लागू करते। फिर उन्होंने कहा कि इसलिए डेमोक्रेटिक जो बिहेवियर है, डेमोक्रेटिक बिहेवियर इंडिविजुअल का, इसके सोशलाइजेशन की जरूरत है, इसके समाजीकरण की जरूरत है। और इन्होंने हल हाउस में इस बात का ध्यान रखा कि ये समाजीकरण किया जाए, ये बराबरी वहां प्रैक्टिस की जाए। जहां 16-16 लोग काम करते थे, 20-20 लोग काम करते थे, वहां तमाम लोग विजिट करते थे, उनके रिश्तों में डेमोक्रेसी कैसे लाई जाए, इस पर भी काम किया। तो इनका एक ही टर्म में मैं कह सकता हूं, सोशलाइजिंग डेमोक्रेसी। और मेरा मानना यह है कि हमारे जैसे जनतंत्र को इसकी बड़ी आवश्यकता है। हमारा जनतंत्र एक दिखाने का जनतंत्र रह गया है, ये प्रैक्टिसिंग जनतंत्र नहीं है, सोशलाइजिंग जनतंत्र नहीं है, रिश्तों में जनतंत्र नहीं है। एक ये काम किया। और मेरा ये मानना है कि ऐसा ही बात एक बेहतर नारी विचारक अच्छी तरीके से सोच सकती है कि वो ऐसे इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व होती है। दूसरा, इन्होंने इस संदर्भ में एक कंट्रीब्यूशन और किया है कि इन्होंने डेमोक्रेसी को सिविल एक्टिविज्म से जोड़ा। जो नागरिक, आजकल जो एनजीओज कहलाते हैं, नागरिक अधिकार लोग कहलाते हैं, और हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे काम किया, इत्तेफाक से वो लोग जेल में हैं अभी। जो लोग सिविल एक्टिविज्म करते हैं, लोगों के इश्यूज को उठाते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, गरीबों के इश्यूज को उठाते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, वो, इनका ये कहना था कि ये नहीं होगा तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। डेमोक्रेसी में सिविल एक्टिविज्म की भी जरूरत है, सिविल एक्टिविस्ट को सक्रिय होना चाहिए और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उनके बिना डेमोक्रेसी नहीं होती। जिस सोसाइटी में सिविल एक्टिविस्ट नहीं होते, उस सोसाइटी में डेमोक्रेसी नहीं होती। ध्यान दीजिएगा कितना रेलेवेंट थियराइजेशन है जो प्रैक्टिस से उभरा है, जो हल हाउस के एक्सपेरिमेंट से उभरा है। एक और इसमें उन्होंने जोड़ा, डेमोक्रेसी से अपने को रिलेट करना चाहिए। डेमोक्रेसी को रिलेट करने का मतलब ये इनका था, जैसे हम आपसे रिलेट करते हैं, और रिलेशनशिप में तो बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, कभी आपसे नाराज भी होते हैं, कभी आपसे गुस्सा भी होते हैं, कभी आपको सम्मान देते भी हैं, कभी अपने सम्मान के लिए लड़ते भी हैं। एक रिलेशनशिप होती है डेमोक्रेसी में, जो केवल व्यक्तियों से नहीं होती, इंस्टीट्यूशनल भी होती है। इस रिलेशनशिप को, अब ये बड़ा सोशियोलॉजिकल आइडिया है कि डेमोक्रेसी इज द नेम ऑफ रिलेशंस ऑल्सो। इज नॉट ओनली democracy is only some institutions like parliament, like judiciary, like state. No, it's a relationship also. तो वो relationship भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से मेरा कहने का मकसद ये है कि
अब मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें और भी बातें इन्होंने कही हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं केवल एक चीज एम्फसाइज करना चाहता हूं कि जेन एडम्स को नोबेल पीस प्राइज देकर अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी ने यह सम्मान तो दे दिया कि उन्होंने किस तरीके से समाज में सामाजिक धरातल पर, सोशल वर्क के धरातल पर कंट्रीब्यूट किया, ये इनाम तो दे दिया, लेकिन हमारी सोशियोलॉजी ने उनके इस कंट्रीब्यूशन को याद नहीं किया। मुझे अफसोस है कि मैं जब शिकागो स्कूल के ट्रेडिशन की हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो मुझे किताबें ढूंढनी पड़ रही हैं, मुझे फेमिनिस्ट राइटर ढूंढने पड़ रहे हैं जिन्होंने लिखा है। एक लिलियन करके फेमिनिस्ट राइटर हैं जिनको मैंने पढ़ा, लिखा है उन लोगों ने, लेकिन कम लोगों ने लिखा है। ये कंट्रीब्यूशन को कैसे सोशियोलॉजी को एनरिच किया, ये भी हमें पता चलना चाहिए। और ये वेबर से 4 साल बड़ी थी, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट वेबर के ग्रेजुएट होने से काफी पहले ही शुरू हो गए थे। तो वेबर को याद करना जितना मुनासिब है, एक इस अमेरिकन ट्रेडिशन को भी मुनासिब है। तो ये बात रही जेन एडम्स की। एक आखिरी विचारक मैरियन वेबर हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भिन्न लेवल पर है, लेकिन अब मेरे ख्याल में 1 घंटा हो गया है। अब मुझे समय का पता नहीं चला पूरा डिटेल करते हुए। आप अपनी बात जारी रखो सर। अच्छा सर आप अपनी बात कहिए, अभी टाइम है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं मैरियन वेबर का कंट्रीब्यूशन। मारियान वेबर सब कई नामों से कहा जाता है। वो एक जर्मन महिला, जैसा आप जानते हैं, वेबर की संगिनी थी, पत्नी थी। वेबर बहुत बीमार भी रहा था, बड़ा मानसिक ट्रबल भी थी, तो ये माना जाता है कि उनके रिश्ते तो बहुत अच्छे थे, रियल में कपल थे, लेकिन उनके मैरिज के बारे में कहा जाता है वो कंज्यूमेट नहीं हुई, वो कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई, वो बात अलग है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लाइफ पार्टनर थी मैक्स वेबर की। इनके कंट्रीब्यूशन को सोशियोलॉजी में कई कारणों से याद करना चाहिए। 2 कारण मैं बताऊंगा, और जो कि अक्सर लोग भुला दिए जाते हैं। आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम हो कि मैक्स वेबर अपने लाइफ टाइम में उसकी किताबें केवल जर्मन में प्रकाशित होकर रह गई। मैरियन वेबर जैसे लोगों का, और वेबर के जितने भी साथी थे, कार्ल जेस्पर एक था जो उसको महान विचारक की संज्ञा देते थे, था भी वो, इसमें कोई शक नहीं। आज भी उसको हम लोग पढ़ते हैं, रेलेवेंट है। मार्क्स, वेबर, डर्कहाइम ये अभी भी रेलेवेंट है, तो जरूर उनमें कुछ खास बात होगी। तो वेबर का, लेकिन ये रेलेवेंस जो है उसमें मैरियन वेबर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, तो एक कंट्रीब्यूशन तो ये है। मैरियन वेबर की किताबें ट्रांसलेट नहीं हुई थी, वेबर के आइडियाज ट्रांसलेट नहीं हुए थे अंग्रेजी में। हालांकि कुछ अमेरिकी लोग जो जर्मन जानते थे वो उनको जानते थे, तो पहला काम तो उन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया कि एक ट्रांसलेशन का बीड़ा उठाया और उनके ज्यादातर वर्क्स को ट्रांसलेट किए गए। आपको मालूम है कि पार्सन्स ने इनके 2 वर्क ट्रांसलेट किए थे। मैंने शायद पार्सन्स को याद करते हुए आपके बारे में ये कहा भी था, मुझे तो याद है, आपको ना याद हो, कि जब पार्सन्स जर्मनी गया, हाइडेलबर्ग गया। हाइडेलबर्ग वो सिटी है जहां पर वेबर ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, और वहीं ये रहती थी। ये इनके नाना बहुत अमीर थे, और नाना की वसीयत के कारण इनको काफी पैसा भी मिला था, तो वेबर को इन्हीं के पैसे की वजह से काम करने की जरूरत बाद में पड़ी नहीं कभी। तो ये काफी धनाढ्य थी जो पैसा मिला था। और वेबर इसलिए कोई जॉब नहीं कर पाया कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, अक्सर बीमार हो जाता था मानसिक रूप से। और फिर बाद में उसका कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी हो गए जिनकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, और उसने बहुत सारे ऑफर ठुकरा भी दिए। अपने आखिरी समय में वो म्यूनिख में उसको चेयर ऑफर हुई, और वो 1 साल भी चेयर मुश्किल से रहा उस चेयर, मतलब 1 साल वो प्रोफेसर कह सकते हैं। आखिरी दौर 1920 में डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो उसके वर्क ट्रांसलेट नहीं हुए थे, बड़े इंपॉर्टेंट वर्क थे। पहले तो ये डिप्रेशन में चले गई उनके डेथ के बाद, और 1-2 साल कुछ काम नहीं किया। फिर इन्होंने हाइडेलबर्ग में एक सैलून खोला,
और दो महत्वपूर्ण काम किए। उस सलून में एक स्टडी सर्कल चलाया जिसमें मैक्स वेबर के आइडियाज या और रिलेटेड आइडियाज डिस्कस होते थे। मैं आपको बता ही चुका हूं वो सलून जो कहलाते थे यूरोप में, जो कोई महिलाएं जो अफोर्ड कर सकती थी वो अपने घर में लोगों को इनवाइट करती थी। एक किस्म का स्टडी सर्कल जो वीकली होता था, फोर्टनाइटली होता था, जहां लोग इकट्ठे होते थे, दिन के समय ज्यादातर आफ्टरनून में इकट्ठे होते थे और देर तक रहते थे, और वहां उनको चाय कॉफी या ड्रिंक्स ऑफर होते थे। वो इस किस्म का एक इसी हाइडेलबर्ग में जब टालकर पार्सन्स गया कुछ पढ़ने, इकोनॉमिक्स में था, तो उसको पता चला तो उसने ज्वाइन कर लिया और उसमें आने लगा, और वहीं से उसको प्रेरित हुआ या प्रेरणा दी कि वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का ट्रांसलेशन करे। उसने वो ट्रांसलेशन किया, इत्तेफाक से वो उसकी पीएचडी के लिए रेलेवेंट भी बना। इसी तरीके से एक इन्होंने और लोगों को भी प्रेरित किया। C.W. मिल्स और गर्थ ने भी एक ट्रांसलेशन किया, एसेज फ्रॉम मैक्स वेबर। ऐसे कई ट्रांसलेशन प्रकाशित होने शुरू हुए और उन ट्रांसलेशन की वजह से वेबर अंग्रेजी संसार में जाने लगा कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, और ये कंट्रीब्यूशन की वजह से वेबर की स्थापना हुई बाकी तमाम समाजों में। बाद में और जगह भी अनुवाद हुए। तो ये तो एक काम किया इन्होंने। फिर दूसरा काम किया, उसकी बायोग्राफी एक लिखी। वेबर की बायोग्राफी बड़ी मशहूर है, वो तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई है। तो वो अंग्रेजी में बायोग्राफी लिखी। वो बायोग्राफी काफी फ्रैंक है और उससे बहुत सारी बातें सामने आती हैं। फिलहाल मेरा इरादा मैक्स वेबर के बारे में बताने का नहीं है, लेकिन उस बायोग्राफी से बहुत सारी बातें सामने आती हैं। वो बायोग्राफी पढ़ने की चीज है। अपनी भी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी 1954 तक जीवित रही हैं उसके बाद। और इन्होंने मैक्स वेबर के दौर में ही कुछ काम करने शुरू कर दिए थे, और ये मैक्स वेबर को प्रेरणा देने के लिए किए थे। मैक्स वेबर कभी कभी अपने डिप्रेशन की वजह से इनएक्टिव हो जाता था, तो इनके 2-3 काम बड़े प्रमुख हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। और लेकिन वेबर का तो ट्रांसलेशन हो गया, इनके वर्ष का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। मैंने भी कमेंट्री से जाना है। मुझे जर्मन आती नहीं, लेकिन कोई ऐसा विशेषज्ञ मुझे मिल जाएगा तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। वो मेरे पास है, जर्मन में तो इनके लिटरेचर है मेरे पास, लेकिन अंग्रेजी में वो अवेलेबल नहीं। अंग्रेजी में इक्का दुक्का ट्रांसलेशन इनका मिलता है। तो इनके 2-3 प्रमुख काम है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक काम जो बड़ा रेलेवेंट काम है इनका, वो है मेन वुमेन एंड कल्चर के रिलेशनशिप पर बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इनको फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी कहना ठीक है, इनके वर्क को फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी कहना ठीक है। ये फेमिनिस्ट है एक किस्म की। ये असल में ये भी मैं बताता चलूं कि ये पहली जर्मन पार्लियामेंट की पहली स्त्री सदस्य थी जो 1919 में बनी थी। वेबर ताजिंदगी प्रयास करता रह गया, लेकिन वेबर नहीं बन पाया, ये बन गई। शी वॉज ए वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर थी और एनालिसिस भी थी। इन्होंने बहुत सारा काम वेबर के जमाने में पब्लिश किया था और जो जर्नल्स में प्रकाशित भी हुआ, छोटी छोटी पुस्तकों में भी उपलब्ध है। तो इनके जॉर्ज जो कौन सिमल था ना, जॉर्ज सिमल, सीमेल जिसको आप लोग कहते हैं, वो जो सिमल था उनसे इनके दोस्ताना रिश्ते थे। वेबर के भी थे, मैरियन वेबर के खास तौर से थे, और काफी खतों किताबत चलती रहती थी। उसी दौर में जॉर्ज सिमल ने एक लेख लिखा। उस लेख का टाइटल कुछ ऐसा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, विमेन फीमेल मेल एंड कल्चर, ऐसा कुछ था। ये टाइटल लिखा और इस पर उसने कुछ अपनी बात कही। अगर आप लोगों को आइडिया हो कि सिमल ने ऑब्जेक्टिव कल्चर और सब्जेक्टिव कल्चर में भेद किया, ये इसी लेख में किया है उसने। ये ऑब्जेक्टिव कल्चर है, एक सब्जेक्टिव कल्चर है। कुछ लोग आजकल नए तरीके से कहने लगे हैं कि पहला पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर सिमल है। सिमल ने असल में मॉडर्निटी के विश्लेषण के लिए ये लेख लिखा कि मॉडर्न टाइम्स में कुछ ऐसे कल्चरल डेवलपमेंट हुए हैं
जिन कल्चर में एक ऑब्जेक्टिव कल्चर और सब्जेक्टिव कल्चर में बड़ा स्पष्ट भेद हो गया है। ऑब्जेक्टिव कल्चर से उसका अभिप्राय यह है कि वो कल्चर जो ऑब्जेक्टिवली अवेलेबल है, जो बाहर का संसार है, उस बाहर के संसार में अवेलेबल है, उसको ऑब्जेक्टिव कल्चर कहा है। और सब्जेक्टिव कल्चर ये कहा है जो ऐसा संसार है जो घर का संसार है, जो प्राइवेट स्फीयर है। अगर एक और प्रमुख शायद स्त्री विचारक है, जहां तक मुझे उसका नाम याद आ रहा है, हन्ना आरेंट, हाँ यही है, जो हन्ना आरेंट ने कभी प्राइवेट रियलिज्म और पब्लिक रियलिज्म में भेद किया, या लोग भेद करते हैं प्राइवेट स्फीयर पब्लिक स्फीयर में, वो इस किस्म का भेद है ऑब्जेक्टिव कल्चर का। उसमें कहना है कि जो ऑब्जेक्टिव कल्चर है उसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसी विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं मेल कल्चरल ओरिएंटेशंस को, मेल कल्चरल एटीट्यूड्स को फेवर करते के लिए सूटेबल है। तो बाहर की जो मॉडर्न कल्चर है वो मेल सूटेबिलिटी है, उसमें मेल की सूटेबिलिटी है। यूं कह लीजिए, अगर जोसेफ मिल जो है वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड राइटर है, वो कहना चाहता है कि बाहर का संसार तो मर्दों का संसार है वो संसार तो ऐसा है उसमें मर्दों ही को दखल होना चाहिए, मर्द ही उसको बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। वो ऐसी भी चीजें बताता है जो बाहर के संसार में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी रफ टफनेस है जो स्त्रियां जिसको डील ही नहीं कर सकती। तो डील करने में मेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल जो है वो घर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैरियन वेबर ने इसकी आलोचना की, और आलोचना में कैसे भी लिखा, और वेबर को सिमिल को एक खत भी लिखा, लंबा चौड़ा खत लिखा, जिसमें इस आलोचना में उन्होंने कहा यह सही नहीं है, और एग्जाम्पल से साइट किया कि कैसे ऑब्जेक्टिव कल्चर औरतों के लिए भी उपयुक्त है। वो इनको जब ये 70 साल की हुई तो उन्होंने 47 की बात है, ये 70 में पैदाइश हुई थी, 1870 में पैदाइश हुई थी, तो 1940 में जब नाजीवाद अपने चरम पर था और विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तब इन्होंने अपने घर में एक पार्टी रखी। मुझे बताने में बेहतर लग रहा है कि इससे पता चलता है मैरियन वेबर कैसे सोचती थी। और उस पार्टी में अपने इस दोस्त कपल को बुलाया जो वेबर का भी बड़ा प्रशंसक था, और ये पार्टी में वो लोग आए, इन्होंने एक बार कहा कि मत आइए, लेकिन वो लोग आए और सेलिब्रेट किया। हालांकि 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1 साल में उस कपल को, जो प्रोफेसर थे किसी और विषय के, मैक्स वेबर के बड़े प्रशंसक थे, उन दंपति ने आत्महत्या कर ली 41 में, क्योंकि उनको जर्मनी छोड़कर जाने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसका शौक इनको लगा, फिर कई साल तक ये शांत रही। इसी दौर में इन्होंने एक और राइटअप लिखा जो यहां जिसका उल्लेख करना मुनासिब होगा, और वो राइटअप है, उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी ने कल भी जिक्र किया था, ऑथोरिटी एंड ऑटोनॉमी इन मैरिजेस। ऑथोरिटी एंड ऑटोनॉमी इन मैरिजेस। और ये स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है लेख है कि स्त्री की अथॉरिटी और ऑटोनॉमी कितनी है। अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट में वेबर का आइडिया है, यानी कि लेजिटिमेट पावर। वो लेजिटिमेसी, जो पावर की लेजिटिमेसी है, वो कैसी है स्त्री की मैरिज में। और उस लेजिटिमेसी में ये डिस्टिंग्विश किया है कि जो ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी है, जो पारंपरिक लेजिटिमेसी है, जो परंपराओं से आती है, यानी कि औरतों को अपने विवाह में, अपने वैवाहिक संबंधों में, अपने दाम्पत्य संबंधों में जो अथॉरिटी मिलती है, वो अथॉरिटी ट्रेडिशन से भी आती है, परंपराओं से भी आती है। मर्दों को मिलती है, वो भी परंपराओं से आती है, और इसमें पावर का इंबैलेंस हो सकता है। इनका बल ये था कि जो पावर का इंबैलेंस हो जाता है अथॉरिटी में, उसमें ये जरूरी है कि राज्य हस्तक्षेप करे। ऐसे कानून, वो उस दौर में बात कर रहा हूं मैं जो प्रारंभिक दौर है, जब ऐसे कानूनों का सोच नहीं था। ऐसे कानून बनाए जाएं जो औरतों को ऐसे अधिकार
प्रदान करें, उनको ये सत्ता प्रदान करें कि वो सत्ता काउंटर की जा सके जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी से आई है, पारंपरिक सत्ता से आई है। तभी औरतों को ऑटोनॉमी मिल सकती है। औरतों को स्वायत्तता रिलेशनशिप के और डायमेंशन से नहीं मिल सकती। तो ये इस बात के कायल थी कि एक लीगल हस्तक्षेप, एक रैशनल हस्तक्षेप होना चाहिए मैरिजेस में ऑटोनॉमी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वायत्तता के लिए, वो जरूरी है। इस किस्म के इन्होंने काम किए। तो मैरियन वेबर का कंट्रीब्यूशन ये है, महत्वपूर्ण है। दो किस्म का कंट्रीब्यूशन है। एक तो सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में वेबर की भूमिका को समाजों के सामने लाना, पढ़ने लिखने वालों के सामने लाना, एक बड़ा योगदान है। इसके लिए इन्हें पीएचडी मिली थी। बड़ा मजा है, हाइडेलबर्ग में केवल इसी काम के लिए पीएचडी मिली थी, जबकि हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में आसानी से पीएचडी नहीं मिलती। इनको पीएचडी इसी काम के लिए मिली थी कि इन्होंने जो ट्रांसलेशन का काम किया, उसमें जो कंट्रीब्यूशन किया और एक बड़े प्रमुख चिंतक का काम सामने लाया, उसके लिए इनको पीएचडी मिली थी। तो एक काम तो ये किया कंट्रीब्यूशन। दूसरा काम इन्होंने किया कि ये जर्मनी नारी एसोसिएशन थी, एक वुमेन्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रही है काफी अरसे तक, बहुत जमाने तक प्रेसिडेंट रही है। तो इनके काम इस किस्म के भी हैं कि इन्होंने नारियों को ऑर्गेनाइज किया और कुछ फेमिनिस्ट राइटअप लिखे। एक और बड़ा मशहूर इनका राइटअप है विमेन इन लव। कभी फुर्सत से बात होगी, जब लव पे बात होगी तो मैं कर दूंगा विमेन इन लव, कि कैसे लव वुमेन के लिए क्या अलग है। थोड़ा सा मैं बताने से अपने को परहेज नहीं कर पा रहा हूं। इन्होंने जो लव की डेफिनेशन है वो एक बड़ी व्यापक डेफिनेशन है। वो केवल सेंसुअल या सेक्सुअल नहीं है, वो रिलेशनल है, वो सोशियोलॉजिकल है। और उनका मानना है कि जब वुमेन खास तौर से एक मैरिड लाइफ में जब लव में इन्वॉल्व होती है तो उस लव के मायने क्या होते हैं। आपको मालूम है कि वेबर के पिता और माता के संबंध अच्छे नहीं थे और इसी एक जब पिता ने माता को डांटा तो वेबर पिता से लड़ लिया, उसकी वजह से पिता की डेथ हो गई, ये कहा जाता है। और उसके बाद वेबर हमेशा प्रॉब्लम्स में रहा। इन्होंने इस संबंध को जो बैलेंस किया हेलन के, वेबर अपने एक प्रशंसिका, अपने एक स्टूडेंट्स के रिश्ते में कई सालों रहा, जो इसकी भी दोस्त थी, जो इनकी भी दोस्त थी। और अल्टीमेटली इनके बड़े भाई, इनका छोटा भाई था एल्फ्रेड वेबर, उससे भी उस लड़की के या स्त्री के रिश्ते थे। बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। इन्होंने इस अपने लेख में इन सबके इन कॉम्प्लेक्सिटीज का भी जिक्र किया है। कहने का मतलब है कि विमेन एक तरफ सास है, माँ है, एक तरफ एक कॉम्पिटिटर है, एक तरफ उसका प्रोफेशन है, एक तरफ उसकी ब्रिलियंस है। ये सब में क्या क्या कंट्रीब्यूट करती है वो लव में समाना चाहिए। तो लव का एक बड़ा व्यापक किस्म का एनालिसिस किया इन्होंने। जैसा मैं बता चुका हूं कि ये बायोग्राफी अगर वेबर की जो इन्होंने लिखी है ये पढ़ी जाए तो बहुत सारी नई चीजें उद्घाटित होती हैं। ये फिलहाल ऐसा मुझे इनवाइट नहीं है, ऐसा फोरम नहीं है कि मैं उसको यहां लाऊं। अब मेरी बात पूरी हो गई। मैं कहना चाह रहा था, मैंने 3 अलग अलग किस्म के कॉन्ट्रीब्यूशंस जो फीमेल थिंकर्स के रहे हैं सोशियोलॉजी के इमरजेंस में और उसकी ग्रोथ में, अलग अलग तरीके से उन कंट्रीब्यूशन को मैंने याद भर किया है। अभी मैं इसको एक पूरे संदर्भ से भी जोड़ सकता हूं, लेकिन वो फिर कभी। मेरा ये कहना है, आखिरी बात जो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी न लगे, कि केवल सोशियोलॉजी को नहीं, पूरे बौद्धिक इतिहास को, केवल बौद्धिक इतिहास को नहीं, पूरे इतिहास को, पूरे संपूर्ण इतिहास को पूर्ण बनाना है तो उसको मर्दों के एकांगी प्रभुत्व से बाहर करना होगा। और वो तभी हो सकता है जब हम स्त्रियों के विशेष योगदान को न केवल चर्चा करें बल्कि ये मुहिम चलाएं कि कैसे वो हमारी बौद्धिक परंपराओं में सम्मिलित हो जाएं। इसीलिए मैंने ये प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
एकदम समा बांधने वाला लेक्चर था आपका। थैंक यू। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है या अपनी किसी शंका का समाधान चाहता है तो कृपया सर से पूछें। Good afternoon, sir. Ma'am, may I ask a question? Good afternoon, sir. I'm Neha. Good afternoon. Good afternoon. How are you, sir? Sir, I'm fine. you are कौन बोल the रहे हैं? encyclopedia of sociology. No, no, no. You don't. सब आजकल एनसाइक्लोपीडिया बहुत अवेलेबल है। नहीं सर, आप स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया। सर मेरा प्रश्न ये है, ऑब्वियसली आपने बहुत बेहतरीन लेक्चर, हमारे उसके बाद बोलने का कोई तुक नहीं बनता कि मैं इसके बारे में, बस मुझे सर एक थोड़ा सा मेरा जिज्ञासा ये जानने में है कि ये जो आपने टॉपिक चुना बहुत बेहतरीन था, हम लोग बहुत जागरूक हुए। मेरा प्रश्न ये है कि समाजशास्त्र के इतिहास में नारी विचारकों की उपेक्षा से संबंधित अगर अब पीएचडी हम कोई रिसर्च करना चाहे तो एज अ रिसर्च टॉपिक चूज करके अगर हम इस पे काम करते हैं तो इसमें मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है, सेकेंडरी सोर्सेज पे कैसे हम क्या कर सकते हैं, तो इस पे अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं सो दैट हम आगे इस पे कुछ कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, इससे जुड़े बहुत सारे इश्यूज हैं, मैंने उनका हिंट भी दिया है। जी सर। ये रिसर्च के टॉपिक्स हो सकते हैं, थीम हो सकते हैं, और आजकल बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल, जैसे मैंने आपको बताया कि हैरियट मार्टिन्यू की कई किताबें नेट पर अगर सर्च करें तो उपलब्ध हो जाती है, उसकी पीडीएफ मिल जाती है ना। कभी कभी डाउनलोड नहीं हो पाती, केवल पढ़ने के लिए हो पाती हैं। और अगर जे स्टोर आपके पास है तो बहुत सारा मटेरियल जे स्टोर में धीरे धीरे आ गया है। केवल आपको टाइटल, रेफरेंस, सर्च, नाम कुछ ऐसा इंडिकेट देना है जिससे वो उभर आते हैं। अब जैसे मैरियन वेबर के ऊपर बहुत सारे लेख हैं जो आपको जे स्टोर में मिल जाएंगे। एक रॉथ करके एक हुए हैं, आप लोग जानते हो शायद, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के नाम से उन्होंने मैक्स वेबर के उन सारी राइटिंग्स का अनुवाद किया है जिसमें मैरियन वेबर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2 वॉल्यूम्स में है, जिसमें उसके रिलीजन पे सारी किताब जो लेख थे या किताबें थी वो, जिसमें अथॉरिटी पर जो उसके थे, ब्यूरोक्रेसी पर, कैरिज्मा पर, ये सब उसमें संकलित है। वो अब रॉथ का अगर आर्टिकल आप जे स्टोर में जाएंगे तो रॉथ का एक आर्टिकल मैरियन वेबर के और वेबर के मैक्स वेबर के रिश्तों के बारे में उपलब्ध है ना। तो इस किस्म के लेख आपको, वो मूलतः शायद जर्मन में लिखा हुआ है लेकिन वो अनुवाद होकर अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। तो अगर ये आपकी एक स्पिरिट होनी चाहिए, सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। तो आजकल जो हिस्टोरियोग्राफी है, इतिहास में जाना, ऐसे इतिहास में जाना है, सर आप म्यूट हैं। बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हो जाती है, वो मिल जाती है आपको। तो एक तो प्रयास आपको ये करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, विषय चुनिए, विषय को थोड़ा सा सीमित कर लीजिए, असीमित मत कीजिए। एक लेक्चर के लिए हमें असीमित करना पड़ता है ना। जैसे केवल मैंने फॉर एग्जांपल जेन की बात करें, जेन एडम्स की बात करें, तो जेन एडम्स के किसी भी एक एस्पेक्ट को ले सकते हैं आप जो उसने किए, उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। अब जैसे अगर हल हाउस को ही ले लें आप, हल हाउस एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, और एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है, हल हाउस की बात नहीं होती, उसी पर आप रिसर्च करें तो हल हाउस में इतने राइटअप अवेलेबल हैं, इतनी रिसर्चेज अवेलेबल हैं कि कभी कभी आपको लगेगा आपने फॉर्मुलेट तो ढंग से किया कि नहीं किया। तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मैपिंग है, एक स्टैटिस्टिकल मैपिंग करते हैं जिसको जेन एडम्स ने इस्तेमाल किया, और ये प्रारंभिक दौर था स्टैटिस्टिकल मैपिंग के, प्रारंभ था, दौर शुरू हो रहा था। टेबुलेशन का भी प्रारंभिक दौर था, तो उसने ये सब किया। तो आप केवल इसी पर स्टैटिस्टिक्स का जो प्रयोग है, उस प्रयोग में उसके लिमिटेशंस, उसके इत्यादि पर रिसर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप कोई भी डिलिमिट कर दें और डिलिमिट करके काम करें। स्कोप है, फिलहाल स्कोप है, लेकिन औरतें बहुत तेजी से इस एरिया में काम कर रही हैं। आई नो सर। एक क्वेश्चन और था,
सर इसमें जो रिसर्च टेक्निक क्या यूज हो सकती है, या फिर हम डेटा सेकेंडरी सोर्सेज पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेकेंडरी ये तो आप डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगी। असल में एक बात मैं बतानी भूल गया, ये जितनी भी स्त्रियों की जिक्र किया है मैंने, और कुछ लोगों का ये कहना है, एक ओपिनियन है कि स्त्रियां डायरीज ज्यादा लिखती हैं, जो पढ़ी लिखी थोड़ी सी होती है। वो जितनी भी स्त्रियों का जिक्र किया है, हैरियट मार्टिन्यू ने तो ये अपनी वो जो हाउ टू ऑब्जर्व किताब है उसमें डायरी के मेंटेनेंस पर बल दिया है कि डायरी मेंटेन होनी चाहिए, है ना। तो बहुत सारी डायरीज भी मिल जाएंगी आपको पर्सनल, जो अब डिजिटलाइज हो गई होंगी, है ना, या आप सर्च करेंगे मिल जाएंगी, उससे भी डेटा लिया जा सकता है। इस डायरीज क्योंकि स्त्रियां बहुत मेंटेन करती रही हैं, और डॉक्यूमेंट्स हैं, डायरीज हैं। अब आप इंटरव्यू तो नहीं ले सकती जो लोग उसमें शामिल थे। अच्छा, ये जो औरतें जो जैसे फॉर एग्जांपल जेन एडम्स के साथ थी, उनमें से कई बड़ी प्रमुख और स्त्रियां बनी अपनी अपनी फील्ड की, उनके बारे में डेटा अवेलेबल है, उनके बारे में भी अवेलेबल है। आप पशुपेश में फंस जाएंगी कि आप कौन सा छोड़ें कौन सा ले। तो ये है, तो ये एक किस्म के डॉक्यूमेंटेशन और डायरीज और डेटा, इस किस्म को कल आउट करना सेकेंडरी सोर्सेस को। तो एक किस्म की, अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो इसको हिस्टोरियोग्राफी कह देंगे, वो मेथड है, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप थैंक यू सो मच सर। यस सर, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे पीएचडी के बाद अगर मैं करना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ उस टॉपिक को। अभी बात करना तो और भी एरियाज हैं जिनके बारे में बता। ओके, थैंक यू सो मच सर। ऐसा डेटा जो डेटा अवेलेबल हो उसके बारे में बता, जिस पे काम नहीं हुआ। जी, थैंक यू सर। मेरा तो थीम यही है कि जो हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी की किताबें होनी चाहिए, उनको रीराइट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। क्योंकि अगर कोई और प्रश्न पूछना चाहे तो आप कमेंट करते हैं। शफीक सर बात करें। सर, आपने दो चीजें कही, अनडाउटेडली इट वाज एनसाइक्लोपीडिक, शी सेड इट राइट। लेकिन जैसे आपने कहा ना, बिफोर यूरोपियंस मूविंग टू अमेरिका कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, देयर वाज नो हैबिटेशन। I doubt, sir. Because no hesitation? Habitation. People were there because these Europeans, when they migrated to the US or Australia, they exterminated the Aborigines and they established their own culture, their own religion over there. I agree. Now we are following the same narrative. Yeah. Because I agree. Like I have shared one of the links, like Human Zoo in USA, Paris, how they brought in blacks and they said they are a midway between the monkeys and Caucasians. These black people are midway between them. Means they wanted to establish the theory of evolution given by Darwin. You just see on left side, the museum is still there in New York. I have posted that link so that we can share and talk. This was in 1958 in Brussels. Black child was in cage like the monkeys we go for, that people from Lucknow might be knowing. And Banarsi Bagh Zoo. जब हम केला खिलाते हैं बंदरों को, तो वहां उन बच्चों को जो ब्लैक्स के थे उनको 1958 में सर, जी after passing the second 50 years completion of 20th century, this was there in Europe. And one more thing, sir, I'm really a bit confused about that you talked about melting pot. Yeah, that confuses me a lot, because that process was Americanization of the people who have migrated. Am I right, sir? Yes. So the moment you Americanize, you homogenize, so we lose our exclusive identities. Yes. So in a melting pot, you will become a blend, amalgam.
So what will happen? I'll lose my identity. Suppose if I move to America and if I lose my identity as an Indian, then my identity as a Muslim, then my identity as a particular caste, then I become an American. And afterwards, one or after two, 3 generations, what happens? We start striving for our own identity. My children, because I know a professor from Oxford, Nalini Mohabir. She came to Gorakhpur when I was there in Gorakhpur. She was searching for her identity. And unfortunately, when we went to, she was there from Faizabad, and she was from that Jaiswal caste, and because they were Brewers, so they were considered to be untouchable, and she couldn't get her because of that you can say epidemic that happened. Whole village was wiped off. So, don't you think this homogenization process has started in India also? The so-called concept of nation we have, and if you believe in this concept of nation, you are considered to be Indian. Otherwise, you are anti-Indian or anti-social, or देशद्रोही जो कहते हैं. जी. So the 2 questions. One is about the first question. I agree that when Columbus reached in some part of America, in other parts of America, some aboriginals used to live. There's hardly any doubt about it. It's a proven fact that there's so many aboriginals lived in America before white people reached there. And but there, I mean, America, if you join both the continents, South America and North America, it's a big chunk of earth, very, very big part of, very big earth. So in both the parts, the scarcely populated aboriginals lived. And these people, white people, they reached America in a great number. And when they found, and then when they were told that lot of plantation scope is there, lot of scope is there, so many people they left European countries and reached there. So but this history is only 500 years old history. Right. The rest history is thousands of years old history. But when they reached there, they dominated the population. You know? And they have been dominating the population till now. So that is correct. It's a correct assessment. But the point is that not from one part of the world people reached America, in many parts of the world. I mean, even in Scotland, Ireland, England, these 3 important parts from where people migrated to Canada, and mainly North America. But German people, Polish people, they also migrated. Any other South America generally. So what happened, that because of this kind of a migration, a problem of integration arrived. That was natural, because they were coming with their own identity. Well, the German people were feeling that they belong to one identity, and they are much more ahead of other kind of people, Polish people. So initially they did not intermingle with each other. They did not intermix with each other. But the point is that after many kinds of exercises, particularly after 1776, particularly, last 200 years, there were many political exercises, there were many social exercises, so that people can mix. That happened. Ultimately, the leaders of America, they thought that Americanization is the best way. And they started projecting a distinct identity of America, American identity. We don't speak English. They don't say that we speak English. We speak American. So we belong
to a different kind of identity, that kind of process started. Many people opposed it. Still, many Latin people, many people migrated from poor Europe. They still are not integrated into these white kind of people who have migrated mainly from Germany and mainly from England and other parts. So here I would like to intervene. What is Americanization? I mean, American, that means only whites. Rest are not included. That's the way you are explaining. I'm coming to that point because of this Americanization, people came with a new idea. And the idea was a melting pot. Where you drop anything, it melts into a new identity. You rightly use the word amalgamated. So American process of assimilation is quite different. But it cannot be contrasted or compared with Indian kind of thing. For centuries, Indian people are lived by those people who might have migrated 1,000 years back. For example, Aryan people. But Tamil people, Dravid people have been living for many ages. Ages. Even the people of those who used to use Pali kind of people, those people, they have been living here for a longer period of time. Aryan people migrated also very early, much more early. So the point is that Indian kind of assimilation cannot be a melting pot. So it cannot be that kind of identity you are talking about. It can only be an identity which is in melting pot restaurants, which I was talking about in Canada, for example. They serve you a bowl of salad. And different kind of things are there. Red beans are there. Kidney beans are there, and many kind of green salad is there, and they don't mix, they are separated, but they in a rice bowl. Indian kind of integration would be kind of a rice salad bowl rather than Americanized kind of identity. So process would be different. That is what I want to say about it. Thank you. Thank you, sir. हमें लगता है कि सर का लेक्चर अपने आप में संपूर्ण था और अब एक बात कहना चाहूंगी कि अभी संवाद हुआ है, हो सकता है कि आने वाले समय में एक भारतीय महिला समाजशास्त्र परिषद का गठन हो जाएगी। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश समाजशास्त्रियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। राइट, उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की महिला समाजशास्त्री ही है, सीनियर और जूनियर सभी। हम सभी जुड़ना चाहेंगे और हो सकता है कि यही आगे वेरी गुड आइडिया। और भारतीय महिला हर जगह अपनी बात करनी चाहिए ना। हम लोग सोसाइटी में अलग आगे नहीं होता, आप उसी में उसी का पार्ट बनिए, उसी में हिस्सेदारी लीजिए, उसी में अपनी बात करिए। हर जगह अलग रह के हम उसको खुद क्यों डिवाइड करें? मुझे नहीं लगता हर चीज अलग और हो सकता है कि आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप आगे चलकर भारतीय महिला समाजशास्त्र परिषद बन जाए और हम सब उसका एक अंग बन जाए। हम लोग भी जितने लोग जुड़े हुए हैं वो अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी बना लीजिए, लखनऊ में आप लोग एक बढ़िया। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ जितनी महिलाएं अभी जुड़ी हुई है उनका एक ग्रुप बन सकता है। सर के आशीर्वाद से। अरे साधना मैम, पहले उत्तर प्रदेश सोशियोलॉजिकल सोसाइटी प्रॉपर रन करके उसके बाद उसको सोचे हम लोग इसी में एकदम ठीक है। उसके बाद पैरेलल ये भी चल सकता है। इंडिया लेवल का बनाएंगे ना, ईपीएमपी करके ऑल इंडिया लेवल का एक अलग से बनाएंगे। चलिए, अच्छा वो बहस डिफरेंट होगी। हाँ, बहुत टाइम हो गया है। कार्यक्रम को समापन की ओर प्लीज वोट आप करेंगे।
करो हाँ, एक बार औपचारिक रूप से सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार के मुख्य और लोकप्रिय वक्ता प्रोफेसर राजेश मिश्रा सर को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने न केवल हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया, वरन एक अछूते विषय को हम सबके सामने उद्घाटित किया, उस पर बहुआयामी प्रकाश डाला। न केवल हम सभी शिक्षकगण बल्कि छात्र छात्रागण इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। सर के वक्तव्य ने हम सबके ज्ञान को नया विस्तार दिया है और नया आयाम दिया है। सर, आपको पुनः धन्यवाद। यह 2 दिवसीय वेबिनार नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय और एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ के समाजशास्त्र विभाग ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। अतः दोनों महाविद्यालयों के प्रबंध तंत्र, प्रबंधक तथा प्राचार्य महोदया को हार्दिक धन्यवाद, जो कि हमें ऐसी अकादमिक गतिविधियां करने हेतु निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। दोनों महाविद्यालयों की प्रवक्ता गणों को भी हृदय से आभार। आप सबकी उपस्थिति हमारा उत्साह वर्धन करती है। कल और आज दोनों दिन न केवल लखनऊ, न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान से जो भी शिक्षक गण हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं, उन्होंने उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम की गरिमा और शोभा बढ़ाई है। उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद और आभार। और हाँ, मेरे प्यारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को और महाविद्यालय पूर्व छात्राओं को भी आभार एवं धन्यवाद। उनके बिना यह कार्यक्रम अधूरा है, उन्हीं के लिए यह कार्यक्रम है। आप सबसे अपेक्षा है कि आने वाले समय में यह विषय जो सर ने उठाया है या इसकी नींव रखी है, आप लोग विभिन्न आयामों से इस पर शोध करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। अंत में यहाँ पर उपस्थित सभी परिचितों, अपरिचितों को या किसी का भी नाम त्रुटिवश छूट गया हो तो उन्हें पुनः पुनः धन्यवाद। शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चिंतन मनन करने हेतु। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दीर्घजीवी